डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट। बोले अभी विश्व का एकमात्र ऐसा जीवंत मरुस्थल है ये, एकमात्र ऐसा जीवंत मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी से तात्पर्य क्या है? जीवों व पेड़ पौधों की संख्या से है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। विश्व का एकमात्र ऐसा जीवंत मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कौन सा? थार का मरुस्थल। जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता से तात्पर्य किससे है? जीवों व पेड़ पौधों की संख्या से है। अपना राजकीय पशु चिंकारा मरुस्थल में ही देखने को मिलेगा। राजकीय पक्षी गोडावण पूर्वी राजस्थान में दिखाई नहीं देगा और पश्चिमी राजस्थान में ही ज्यादा दिखाई देगा। आप देख लेना, नोटिस करना, ठीक है? तो वही कहानी है। कोई बता सकता है मुझे बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? बताएगा कोई? विश्व पृथ्वी दिवस के 1 महीने बाद और जल दिवस के 2 महीने बाद, 22 मई को। ये मरुस्थल है अपना। क्वेश्चन पूछा है भाई, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस वर्ष को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया? जैव विविधता वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया? 2010 को घोषित जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया गया। ये एसआई में पूछा था, 2018 वाले पेपर में पूछा था कि किस वर्ष को जैव विविधता वर्ष बनाया गया? तो 2010 को। मरुस्थल स्टार्ट हो गया। बायोडाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य है? जीवों व पेड़ पौधों की संख्या से है। मरुस्थल में पीवड़ा सांप दिखाई देता है। मरुस्थल में फसलें भी बहुत पैदा हो रही हैं। अनार की खेती बाड़मेर जैसे जिलों में पैदा हो रही है। किन्नू माल्टा गंगानगर में सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है। गन्ना भी गंगानगर में ज्यादा पैदा हो रहा है। गेहूं में इस समय हनुमानगढ़ पहले पे हो गया और गंगानगर दूसरे पे हो गया। तो मरुस्थल में बहुत सारी खेजड़ी उधर ही देखने को मिलेगा। कभी अपन ने देखा है क्या राजकीय पक्षी गोडावण? नहीं देखा, क्योंकि वो पश्चिमी राजस्थान में ही पाया जाएगा। जबकि राष्ट्रीय पक्षी मोर तो रोजाना देखते हैं अपन, ठीक है? तो उधर ही है, ये बायोडाइवर्सिटी ज्यादा उधर ही है। और वो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर गुजार दी गई, इस वजह से यहां कृषिगत संभावनाएं बढ़ गई
और पशु भी बहुत पाले जाते हैं। दुनिया में जितने मरुस्थल हैं, जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, चिली में अटाकामा मरुस्थल है, दुनिया में जितने मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग थार के मरुस्थल में रहते हैं। अपने मरुस्थल में अच्छी चहल पहल है, बाकी मरुस्थलों में दूर दूर तक घर नहीं दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा पशु पाले जाते हैं। राजस्थान में 33 जिलों में से सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर में है, 33 में ही है। 2019 की पशु गणना 33 जिलों की थी, उसके बाद लाइव स्टॉक के आंकड़े आए ही नहीं है। तो लिखिए भाई, चले रीना, लिख दिए, लिखो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व जानते हैं क्या? डेंसिटी, सर्वाधिक जनघनत्व, डेंसिटी, एवं सर्वाधिक पशु पाले जाने वाला, सर्वाधिक पशु पाले जाने वाला, तथा सर्वाधिक कृषिगत मरुस्थल है। खेती भी बहुत हो रही है। किन्नू माल्टा कहां से पैदा हो रहा है? श्री गंगानगर से। सर्वाधिक कृषिगत मरुस्थल है, खेती भी बहुत होती है अपने मरुस्थल में। सबसे ज्यादा खेती वाला मरुस्थल है। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? राजस्थान में सर्वाधिक टॉप लाइव स्टॉक कहाँ है? टॉप लाइव स्टॉक वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बाड़मेर। और न्यूनतम धौलपुर में है। तो बोलो बाड़मेर मरुस्थल का ही भाग है। राज्य में सर्वाधिक भेड़ कहाँ है? बै यानी भेड़, बै यानी बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक सिप कहाँ है? भेड़, वो भी बाड़मेर में ही है। और राजस्थान में सर्वाधिक बकरी कहाँ है? काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। भैंस सबसे ज्यादा जयपुर में है। हाँ जी, पशुधन सिलेबस में अपने पढ़ेंगे। रानीखेत किसका रोग आया है क्वेश्चन? तो मुर्गी का है। ठीक है, तो भैंस वाला भी क्वेश्चन पूछा है, है? जयपुर में भैंस ज्यादा है। सर्वाधिक बकरी भी कहाँ है? बाड़मेर में है। बोलो थार की गंगा कौन सी नदी है? लूणी। और मरु गंगा इंदिरा गांधी नहर को भी बोलते हैं, दोनों को ही बोलते हैं। या तो नहरी ऑप्शन में आएगा या फिर नदी आएगा। चलें आगे। सौरभ ये लिख दिया, कंप्लीट। अब चलो आगे।
मरुस्थल के विस्तार की बात करते हैं अब। विश्व के 2 देशों में फैला है मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान। लिखिए, मरुस्थल का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ डेजर्ट, भारत और पाकिस्तान 2 देशों में है। मरुस्थल का कितना भाग अकेले भारत में है? 85। और पाकिस्तान में कितना है? 15%। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप? टेस्ट दिए थे क्या? हैं? आउट ऑफ सिलेबस भी दिए थे क्या क्वेश्चन? अभी तक पढ़े नहीं थे जो दे दिए। थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहा जाता है। थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। कहां पे? पाकिस्तान में। और राजस्थान में थली या थाली कहा जाता है। राजस्थान में थार के मरुस्थल को थली या थाली कहा जाता है। थली या थाली कहा जाता है। थली या थाली कहा जाता है। राजस्थान में थार के मरुस्थल को थली या थाली कहा जाता है। किन किन जिलों में? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो भाई, दूसरे वाला पेपर और बना के दे देता हूं मैं। तैयारी सॉलिड करवाएंगे। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर तक थली कहा जाता है। चूरू नागौर तक, यानी कि ऊपर वाले 4-5 जिलों में थली या थाली कहा जाता है। इधर वाले जो जिले हैं यहां थली कहा जाता है। राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस। किसने बताई ये आकृति सौरभ? टी.एच. हैंडले। अकॉर्डिंग टू टी.एच. हैंडले। भारत के कितने राज्यों में फैला है मरुस्थल? 4। बोलिए, थार डेजर्ट से होके गुजरने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लूनी रिवर। कहां से निकलती थी लूनी रिवर? बताओ। सौरभ, बनास कहां से निकलती है? खमनौर की पहाड़। और लूनी का नहीं पता है? अजमेर में नाग पहाड़ से नहीं, क्या नाम होता है निकलते समय? सागरमती। याद करो। हाँ भाई, थार डेजर्ट से
गुजरने वाली लॉन्गेस्ट रिवर। बोलिए। लूनी रिवर। कहाँ से होता है लूनी रिवर का उद्गम? अजमेर में नाग पहाड़ से। साथियों, लूनी नदी को थार की गंगा बोल बोल सकते हैं। थार की गंगा। और वैसे थार की गंगा इंदिरा गांधी नहर को भी कहते हैं। थार की गंगा या मरु गंगा, इंदिरा गांधी नहर, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका पुराना नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर का ओल्डेस्ट नेम क्या है? पुराना नाम क्या है इसका? बोलिए। राजस्थान कैनाल, राजस्थान नहर। कब चेंज हुआ? कब चेंज किया गया? 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। 84 से पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर। भारत के कितने राज्यों में फैला है मरुस्थल? 4। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? राजस्थान में। कितना? मरुस्थल का 63% भाग अकेले राजस्थान में है। 62 से 63। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने मरुस्थल, कितने भाग पे मरुस्थल है? 61.11। और मरुस्थल का कितना भाग अकेले राजस्थान में है? 62 से 63। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। थार डेजर्ट इंडिया के कितने राज्यों में फैला है? 4। नक्शा देखा है अपन ने? बोले भाई। लिखो, थार का मरुस्थल इंडिया के 4 स्टेट में फैला है। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल इंडिया के 4 स्टेट में फैला है।
बोलिए 4 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, एक साथ बोलिए, राजस्थान के कौन से भाग में मरुस्थल है? भाई बोलो ना। वेस्टर्न राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में है। बोलिए गुजरात के कौन से भाग में? ऊपर वाले भाग में, नॉर्थ गुजरात। और साउथ पंजाब। और साउथ वेस्ट हरियाणा के साउथ वेस्ट में। बोलिए मरुस्थल सबसे ज्यादा कहाँ फैला है? मैक्सिमम राजस्थान में है। कितना भाग? 62 से 63%। और मिनिमम कहाँ फैला है? न्यूनतम कहाँ फैला है? हरियाणा। चारों राज्यों में से। बात क्लियर हो गई? भाई इधर देखो ना, देखो ये तो है अपना मरुस्थल। 1 मिनट देखो एक बार, ये पूरा मरुस्थल है। अब बोलो ये कहाँ है? पाकिस्तान में 15%। निकल गया कि नहीं? अब इसको कितना मान लिया जाए? 100%। तो 100 में से आधे से ज्यादा 63% कहाँ फैला है? राजस्थान। और बाकी जो बच गया 38 से 37%, वो पंजाब हरियाणा इनमें फैला है, तीनों में। सबसे कम किस में फैला है? हरियाणा में। और राजस्थान का क्षेत्रफल ये है, तो कितने भाग पे मरुस्थल है? 61.11। जनसंख्या कितनी है? ऊंची आवाज में बोलो। 40। राज्य में 100 से कम डेंसिटी वाले जिले कितने हैं? 3। जैसलमेर की डेंसिटी कितनी है? 17। बीकानेर की 78। बाड़मेर की 92। 500 से ज्यादा डेंसिटी वाले जिले कितने हैं? 500 से ज्यादा। जयपुर और सिमरन दूसरा। रीना। क्या अभी पढ़ने का मानस नहीं बनाया क्या है? मैंने कहा था ना बहुत ज्यादा घर जाके पढ़ना है, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना है। हैं? कोई टोंक नहीं है। 500 से ज्यादा जनघनत्व वाले जिले 2 हैं, जयपुर और भरतपुर। जनघनत्व जानते हो क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या है। सॉल्व करो क्वेश्चनों को जाके। और कोई दिक्कत आए तो मैंने बताया भी था कि भाई आप पूछ भी सकते हैं मेरे से, या तो फिर आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको समस्या नहीं आ रही, या फिर पढ़ नहीं रहे। जब भी समस्या नहीं आई, वरना विद्यार्थी तो पूछते हैं कि सर ये समस्या आई है मेरे। लिख दी है? चलो आगे। मरुस्थल से क्वेश्चन आए हैं पिछली बार। खड़ीन का क्वेश्चन आया है। वर्षा जल संग्रहण की विधि है, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है। चलो भाई आ जाओ, छोड़ो पेन को। पश्चिमी राजस्थान में जिले थे 13। अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। कितने सेंटीमीटर रेखा है? 50। मिलीमीटर बोले तो 500। अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। पहले पश्चिमी राजस्थान में जिले 13 थे, 12 जिले मरुस्थली थे। किस एक जिले में मरुस्थल नहीं है? सिरोही में।
लेकिन अब 13 से कितने हो गए? 14 फलोदी, एक बढ़ गया 15 बालोतरा और डीडवाना कुचामन, 16 हो गए। बोलो पश्चिमी राजस्थान में जिले कितने हो गए? तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा मरुस्थल ब्यावर में भी हो, लेकिन 15-16 में से एक ही आएगा। बोलो पश्चिमी राजस्थान में जिले कितने हैं? 16। मरुस्थली जिले कितने हैं अब? 15। पश्चिमी राजस्थान के किस जिले में एक मरुस्थल नहीं है? सिरोही में नहीं है। ये वेस्टर्न राजस्थान का जिला तो है, लेकिन इसमें डेजर्ट नहीं है। अरावली किस जिले में नहीं फैली? सिरोही, पाली, उदयपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर, जालोर। जालोर में, जालोर में अरावली नहीं लिखाई है क्या? पाली में लिखाई है ना, रणकपुर के जैन मंदिर। कठोर मेहनत करो, जब जाके नौकरी लगोगे यार, ऐसे कम कम पढ़ने से नहीं लगोगे। हैं? करोगे क्या? कितने सेंटीमीटर रेखा है अरावली के समानांतर? 50 मिलीमीटर बोले तो 500। लिखो। बोले राजस्थान में थार का मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान के कितने जिलों में है? 15 जिलों में। मरुस्थली जिले कितने हैं? 15 जिलों में। किस एक जिले में मरुस्थल नहीं है? सिरोही को छोड़कर। पहले कितने थे? 12 जिलों में मरुस्थल था। बोलिए जिलों की संख्या कितनी? पश्चिमी राजस्थान में जिले कितने? और पूर्वी में 41 माइनस 16 है, 25 हो गए क्या? इस एक जिले में मरुस्थल नहीं है, सिरोही को छोड़कर। सिरोही को छोड़कर 15 जिलों में लगभग 15 जिलों में लगभग 1,75,000 आया है ये क्वेश्चन। कई बुकों में 2,09,000 लिखा है, सही तो 1,75,000 ही है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है, क्षेत्रफल पर फैला है। बोलिए परसेंट कितना बनेगा? 61.11। हिंदी में लगभग क्या कहेंगे? 2/3 भाग, 2/3 भाग, 2/3। 100 का 2/3 कितना होगा? 66। तो 66 के करीब का आंकड़ा ही है ये, 2/3 भाग। पश्चिमी राजस्थान में जिले कितने हैं? 16। मरुस्थली जिले कितने हैं? 15। कितने भाग पे फैला है मरुस्थल? 1,75,000। 61.11।
अक्षांश और देशांतर जानते हो क्या? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। भारत राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। बढ़े आगे। हाँ भाई, जनरल आंकड़ों के अनुसार इधर देखो, सामान्य आंकड़ों के अनुसार मरुस्थल कितने भाग पे फैला है? 61.11। लेकिन याद रखना, राष्ट्रीय भू अवनयन एटलस इसरो के अनुसार मरुस्थल बढ़ रहा है और मरुस्थल 61 में नहीं 67 पे फैला है। अगर एटलस इसरो दे दे नए आंकड़ों में कि राष्ट्रीय भू अवनयन एटलस इसरो के अनुसार मरुस्थल राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर फैला है, तो फिर 61 नहीं 67 करना। लिखिए, एक एजेंसी है, एक संस्था है, राष्ट्रीय भू अवनयन, राष्ट्रीय भू अवनयन एटलस इसरो के अनुसार, राष्ट्रीय भू अवनयन एटलस इसरो के अनुसार राजस्थान में थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल कितने भाग पे विस्तारित है? 67% पे विस्तारित है। 67% भाग पर फैला है। सेकंड ग्रेड में आया था। 2 लाइनें और लिख दो। बोलो, दुनिया से भारत और भारत से राजस्थान में पता चल गया। राजस्थान में कितने जिलों में फैला है? 15। पहले 12, जब नए जिले नहीं बने थे तो 12। 3 जिले कौन कौन से बड़े? फलोदी, बालोतरा और डीडवाना कुचामन। हाँ भाई, आ जाओ। आपको ये तो पता है ना, पूरी पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। ये तो पता है ना? नहीं भी है तो आज कर लो। ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। पृथ्वी पे इस रेखा से इक्वेटर लाइन, इस रेखा से ऊपर जो भी देश होंगे वो नॉर्थ अक्षांशों में फैले हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला। आपने पढ़ा हो तो, एन यानी उत्तरी अक्षांश। समझ रहे हो? यहां एन क्यों आया? आप सोचो कि सर तमिलनाडु कन्याकुमारी तो दक्षिण में है, यहां एस क्यों नहीं लगाया? इस रेखा से ऊपर वाले अक्षांश नॉर्थ और इससे नीचे वाले दक्षिण। जैसे ऑस्ट्रेलिया इधर फैला है तो दक्षिणी अक्षांशों में फैला है। बात क्लियर है? एन कहाँ आता है? पूरी पृथ्वी पे इससे ऊपर जो भी कोई देश है एन आएगा, और कोई देश दोनों ओर ही फैला हो तो एन भी आएगा, एस भी आएगा। समझ रहे हो? ऐसे देश भी तो हैं दुनिया में जो दोनों ओर भी है। तो एन और एस कहाँ आता है ये याद रख लेना। राजस्थान कहाँ से कहाँ तक फैला है? 23-3 से 30-12 दोनों जगह ही एन आएगा, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही खड़े रूप से पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेखा है ग्रीनविच। इससे इधर वाले देशांतर ईस्ट हैं और इधर वाले देशांतर वेस्ट हैं। 180 देशांतर इधर है, 180 इधर है, 360 देशांतर होते हैं। ये देशांतर ईस्ट है। भारत और राजस्थान ईस्ट देशांतरों में स्थित है, जबकि अमेरिका नक्शे में यहाँ है, अक्षांशों में तो नॉर्थ में है, लेकिन देशांतरों में वो किधर है? वेस्ट में। समझ गए? अपन किसी जगह की लोकेशन मंगवाते हैं तो उसमें देखना एन लिखा हुआ होता है। अभी आप किसी को कहो कि लोकेशन भेजो, फिर उसको खोल के देखो, उसमें अक्षांश होते हैं। पृथ्वी में किसी निश्चित जगह पे पहुंचने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का होना जरूरी है। ऐसे ही थार के मरुस्थल का भी अक्षांश है। लिखिए, नहीं मत लिखिए, 1 मिनट में बता देता हूं। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बता के और थार के मरुस्थल का भी बता देता हूं। ये क्या है भाई? राजस्थान। सुन लिया आपने? जल्दी बोलो, क्या है? राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस या पतंगाकार। किस जिले की आकृति राजस्थान जैसी है? टोंक। बोलिए, ये क्या है? बोलिए भाई, ये क्या है? अरावली है ना? बोलिए, सही है? बोलो, कोई आपत्ति है क्या? नहीं है, ये अरावली है। और ये राजस्थान कहां से कहां तक फैला अक्षांशों में? ये यहां पे बोरकुंडा गांव है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार सुन लो, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से, नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश। ये मिनट है। अगर यहां ये आ गया तो ये गलत है, ये सेकंड हो गया। ये गलत हो जाएगा। कभी आप संख्या ही पढ़ो और सिंबल पे ध्यान नहीं दो। ये 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पे गांव है कोणा। कोणा गांव किस तहसील में है? गंगानगर। तहसील का नाम है गंगानगर। यहां सामान्य परिचय की बात बता रहा हूं मैं थोड़ी सी। जिला भी श्री गंगानगर। और बोलिए, 23 डिग्री 3 मिनट पे कौन सा गांव है? बोलो। कोई बांसवाड़ा गांव नहीं है बहन जी, बोरकुंडा। तहसील कुशलगढ़। और ये बोरकुंडा गांव सबसे दक्षिण में कौन से जिले में है? बांसवाड़ा। बात क्लियर है? ये तो हो गया लैटिट्यूड। समझी ने ना? ऐसे ही देशांतर भी होता है। राजस्थान यहां से स्टार्ट होता है। ये जगह कितने डिग्री पे है? 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है। ईस्ट, ईस्ट लिखना, ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। जगह का क्या नाम है? क्या बात है, कैसे डफोड़ संघ का आदमी हो तुम। गांव कटरा, तहसील सम, जिला जैसलमेर। मेरी बात को सुनते जाना। हाँ जी, ये 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट पे है ये गांव। 17 मिनट ईस्ट पे। गांव का नाम है सिलावट। पहले सिलाना था इस गांव का नाम, सिलावट, या नहीं आए तो सिलाना। और सबसे पश्चिम में तहसील है राजा खेड़ा। कौन सी तहसील है? जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान की लंबाई कितनी है? अभी ये भी सुन लेंगे।
इधर से इधर लंबाई कितनी है? सीधी लंबाई कितनी है? 826। और चौड़ाई कितनी है? 869। राजस्थान लंबाई की बजाय चौड़ा ज्यादा है। चौड़ाई 869 किलोमीटर और लेंथ कितनी है? 826। अभी भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, लंबाई में चौड़ाई में अंतर कितने का है? 869 माइनस 826। बात क्लियर। ये कौन सा जिला है? सिरोही है कि नहीं? बोलो, मरुस्थल तो यहां से स्टार्ट होगा ना? बोलिए। राजस्थान में मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार 23 के बाद बढ़ेंगे तो 25 डिग्री नॉर्थ से, याद रखने के लिए 25 से 30 रखो, यहां तक ही फैला है मरुस्थल। मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक, लेकिन याद करने के लिए सुलभ आंकड़ा है 25 से 30, क्योंकि 30, 12 और 30 दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। 25 से 30। और मरुस्थल का देशांतरीय विस्तार यहां से यहां तक ही है, क्योंकि अरावली मरुस्थल को रोक देती है। तो ये जगह है अपनी 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट पे। 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट पे। अब अपने को ये कहे कि सर मरुस्थल की लंबाई कितनी है। इस मरुस्थल की लंबाई की बात करें, ध्यान दे लेना कहां कहां से लाइन खींच रही है। केवल मरुस्थल की लंबाई पूछे अपने को, किसकी? मरुस्थल की। तो मरुस्थल की लंबाई है 640, राजस्थान की लंबाई है 826। और केवल मरुस्थल की चौड़ाई पूछे, जैसे मान लो ये चौड़ाई पूछ लिया अपने को ना, तो ये मरुस्थल की चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। ये केवल मरुस्थल की है। अच्छा, फिर अपने को ये कह दे कि मरुस्थल का ढाल किधर है, तभी लूणी इधर आती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है, और ये बना दिया। ये क्या है भाई? अरावली है। ये कौन सा है? अरावली है। ठीक है, ये कहानी है। चलिए, डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम क्या करना होगा? बनाना होगा। बट कब बनाना होगा? घर जाके, या नहीं। सबसे दक्षिण में कौन सा गांव है? गूंगे हो? हैं? सबसे दक्षिण में कौन सा गांव है? बोरकुंडा। बोरकुंडा गांव किस तहसील में है? कुशलगढ़। लिखिए इसको, सॉरी, फटाफट से बनाइए। घर जाके बना लेना, फोटो खींच लो। ठीक है, चलिए लिखे। क्या क्या लिखे? हाँ भाई, राजस्थान में मरुस्थल फैल गया। बोलो कितने जिलों में फैला है मरुस्थल? 15 जिलों में। बात क्लियर है? चलो, हाँ भाई, क्या लिखने वाले हैं? राजस्थान में थार का मरुस्थल। राजस्थान में थार का मरुस्थल। थार का नहीं के, थार के मरुस्थल का। बोलिए। लैटिट्यूड
एक्सटेंट कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। बोलो आंकड़ा याद करने के लिए सुलभ कौन सा है। बस सौरभ पूरा बोलो। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। और राजस्थान कितने डिग्री से शुरू होता है, एक साथ बोलो। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अधूरा नहीं, अगर यहां एस आ गया तो गलत है, अधूरा नहीं। ठीक है, बोलो। राजस्थान में थार के मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार हो गया देशांतरीय, लॉन्गिट्यूड, एक्सटेंट। बोलो भाई। हाँ जी बोलो। 59 नहीं, 69, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक। लेंथ कितनी है मरुस्थल की, 640 किलोमीटर। मैंने केवल सिमरन डेजर्ट की लेंथ पूछा है, मैं राजस्थान की लेंथ नहीं पूछ रहा। मेरी बातों को सुन लिया कर। और चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर। सही बोला है। चौड़ाई 300 और स्लोप किधर से किधर की ओर है, बोलिए। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तभी तो लूनी नदी इधर आती है। ये है कहानी। चलें आगे। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस और मनाया जाता है। उस डायग्राम को पूरा बनाना है। राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव है, कोणा गांव। किस जिले में है कोणा गांव, श्री गंगानगर। सबसे दक्षिण में कौन सा गांव है, बोरकुंडा। क्वेश्चन सॉल्व करो। सब लोग सुन रहे हो क्या, क्या सुन रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQ ज्यादा निकालो पढ़ने के बाद। कौन सा क्वेश्चन सही नहीं हो रहा मेरे से तुरंत पूछो। हाँ भाई,
थार का मरुस्थल कौन से सागर का अवशिष्ट है? तैथिस सागर का। इस बात के प्रमाण हम्मादा से मिलते हैं। हम्मादा का मतलब समझ रहे हो? मरुस्थल में ऐसी जगह है जहां चट्टान है, यानी कि सैंड ड्यून नहीं है। अभी बताएंगे, लिखिए। कोई आपत्ति यहां तक? चलो, थार का मरुस्थल, इससे कहीं ज्यादा भी लिखा सकता हूं मैं तो ये कह रहा हूं ना कि ये पढ़ाने आ गया कि आपको, कि मैंने सोचा इनको पढ़ा देते हैं। अभी क्लासों का लोड नहीं था मेरे पास, वरना 8 से 10 मैंने फर्स्ट ग्रेड इनको ही पढ़ाया है और सारे विभागों में विद्यार्थी सेलेक्टेड हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछा करो आप। ठीक है, नौकरी एक बहुत कम एज में मिल जाएगी तो बढ़िया बात है। अगर बार बार असफलता होगी तो फिर आप कुछ समय बाद मेंटली प्रेशर में आ जाओगे, फिर नौकरी मिलना मुश्किल होगी। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगी। क्यों? आपने देखा होगा कई बार विद्यार्थी 12वीं पास करते, 10वीं पास करते ही नौकरी लग जाता है पुलिस की या फिर आर्मी वगैरह की, क्योंकि उसके माइंड पे स्ट्रेस नहीं था, तनाव नहीं था। और कई बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति बूढ़ा होकर नौकरी लग रहा है, 40 साल का होकर टीचर बन रहा है। टीचर में 40 प्लस छूट भी है, ओबीसी SC ST वालों को 5 साल की, 45 साल तक टीचर बन सकता है। ठीक है, तो एज की खूब है उसमें लिमिट, तो फिर वो लेट बन रहा है। वैसे भी पेपर वेपर लीक हो जाते हैं आजकल, तो लैब असिस्टेंट बन जाओगे तो अच्छी बात है, प्रयोगशाला सहायक में बैठे रहोगे, प्रयोगशाला सहायक बन जाओगे। हैं? अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा ही है कि अभी जल्द ही हम वैकेंसी जारी करेंगे, जिसमें साइंस के ही पद होंगे, ज्योग्राफी के नहीं दे रहे इस बार। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर ज्योग्राफी से मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपके पास ज्योग्राफी पढ़ा था मैं पूरी, लेकिन ज्योग्राफी के तो पद ही नहीं आ रहे। प्रयोगशाला सहायक साइंस के अलावा भूगोल और होम साइंस भी होती है, वो भी है। पिछली बार आई थी वैकेंसी, लेकिन इस बार केवल साइंस के पद ही आएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वो परेशान है वो विद्यार्थी, तो बोलो मैं सर सारी तैयारी भी कर लिया और अब ज्योग्राफी के पद नहीं आ रहे। मैं एक बार अधीनस्थ बोर्ड में मेरे 1-2 विद्यार्थी लीन रहते हैं, वो कई चीज़ों की वो करवाते हैं, घोषणाएं करवाते हैं, उनको पता रहता है, तो उनको अवगत करवाऊंगा अधीनस्थ बोर्ड वालों को कि ज्योग्राफी के भी कुछ पद देने का कष्ट करें। ठीक है, तो वही कहानी है। लेंथ हो गई, लिखो थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल तैथिस सागर का अवशिष्ट है। थार का मरुस्थल वह इसमें पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, सारी खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में ही है। शाल्टेड लेक तैथिस सागर का अवशेष है। पढ़ा था? हाँ भाई, सारी खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में ही है। ध्यान दो, पूर्वी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। बोलिए, पूर्वी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? बोलो। रेवासा और कोचोर कहाँ है? सीकर। इधर देखो, छोड़ो बहन को। रेवासा और कोचोर सीकर है। पीथमपुरी, नीम का थाना, लूणकरणसर, बीकानेर, काओद, जैसलमेर, सुजानगढ़ और ताल छापर चूरू में है। बाप और फलोदी जिले में है। अब सारी खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में है। बोलिए, पूर्वी राजस्थान की एकमात्र साल्टेड लेक कौन सी है? सांबर। जो तो तैथिस सागर का अवशेष भी नहीं है। इस झील का निर्माण तो बिजौलिया शिलालेख के अनुसार किसने करवाया था? वासुदेव चौहान।
बोला टैथिस सागर में बड़ी शुष्कता के परिणाम स्वरूप वहां चट्टाने बन गई और कालांतर में ये चट्टाने टूटकर रेत में बदल गई। यानी कि इस बात का प्रमाण या एविडेंस कहां से मिला कि थार का मरुस्थल टैथिस सागर के स्थान पे बना है? तो हम्मादा से मिला। सर हम्मादा क्या होता है? रेत के साथ चट्टानी टुकड़े हैं। यानी कि मरुस्थल में ऐसी जगह है, ये मैं 3 पॉइंट दिखा रहा हूं, यहां सैंड ड्यून का अभाव है, हम्मादा ज्यादा है, सैंड ड्यून नहीं है, बालू का स्तूप नहीं है, हम्मादा का जमाव है। यहां पे हम्मादा क्या होता है? चट्टान ज्यादा है। अब बोलो बहन जी, इस एरिया में चट्टान ज्यादा है तो बोलिए कि वो होंगे क्या? सैंड ड्यून। टीले बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप क्या होते हैं? किसी को नहीं पता। बरखान। बरखान क्यों नहीं पता? ये चीजें तो क्लास 4, 5, 6 में ही थी। सर उस समय ऐसे पढ़े ही नहीं थे, इसलिए नहीं पता है। चलो तो चलिए, टैथिस सागर का अवशेष है इस बात के प्रमाण, इस बात के प्रमाण किससे मिलते हैं? हम्मादा से मिलते हैं। हम्मादा क्या है? रेत के साथ, रेत के साथ चट्टानी अवशेष। यानी कि चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्मादा कहलाता है। इर्ग क्या होता है? रेत ही रेत। मरुस्थल कई प्रकार के होते हैं। ऐसा मरुस्थल जिसमें कोई चट्टान वट्टान नहीं हो, रेत ही रेत हो, वो पूर्णतः रेतीला मरुस्थल होता है। ऐसा मरुस्थल जिसमें चट्टान हो, हम्मादा होता है। ये क्या है? गोले गोले से झील है ये। लूणकरण सर कहाँ है? बीकानेर। एक रेग और होता है मरुस्थल का प्रकार, रेत के साथ, रेत के साथ कंकर पत्थर होना, कंकर पत्थर होना। कंकरीला पथरीला मरुस्थल, कंकरीला पथरीला मरुस्थल। बोलिए, थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? टैथिस सागर का। इस बात के प्रमाण कहां से मिले? हम्मादा से मिले। आरएसपीरी का क्वेश्चन है, पढ़ोगे आज जाके? किया है प्रॉमिस? ठीक है, देखते हैं कौन कौन से लोग पढ़ेंगे, कल पूछेंगे उनसे क्वेश्चन।
चले। हाँ भाई, एक वर्ल्ड का मैप और डाउनलोड करते हैं अपन। एक लाइन और बनती है एग्जामिनर की, वो भी आई है। ऐसा बताते हैं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा। अल्जीरिया, लीबिया, इन सब देशों में इस सहारा की जगह पहले यहाँ एक मरुस्थल था, ग्रेट पेलियो आर्कटिक। बोले वो मरुस्थल ऐसे सऊदी अरब होते हुए ऐसे आ गया और इधर फैल गया। बोलिए, थार का मरुस्थल एक मान्यता के अनुसार अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित इस मरुस्थल का अवशेष भी माना जाता है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक। बाकी तो सही मायने में तो वो ऐथे सागर का अवशेष ही है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि यहां एक मरुस्थल वो ऐसे फैल गया। लिखिए, एक मान्यता के अनुसार, एक मान्यता के अनुसार थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित, पूर्वी भाग में स्थित, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित कौन सा मरुस्थल? ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या है भाई? पूर्वी विस्तार है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक ले लो, दिशा की बुक आती है, ले रखी है क्या? है? दिशा वाली बुक आती है, नीचे से ले आओ टोंक फाटक से, आए हुए क्वेश्चन है उसमें। शब्दावली लिखो मरुस्थल की। पीवड़ा क्या है? मरुस्थल में पाया जाने वाला एक विषैला सर्प है जो खाता नहीं है, स्नेक है। ऐसा बताते हैं, खाता नहीं है लेकिन व्यक्ति की चारपाई के पास चला जाए, इर्द गिर्द चला जाए, तो अपनी विषैली श्वास, विषैली गैस व्यक्ति की श्वास के माध्यम से अंदर तक चली जाए तो व्यक्ति हमेशा के लिए सोया हुआ रह जाता है। दूसरी शब्दावली है बाप बोल्डर। बाप बोल्डर जोधपुर में हुआ करते थे, वर्तमान में फलोदी में है बाप बोल्डर, वर्तमान में फलोदी, पहले जोधपुर। तो फलोदी में स्थित मरुस्थल में यही है, फलोदी में स्थित चट्टानों का समूह है, चट्टानों का समूह है, बाप बोल्डर है। बाप बोल्डर का संबंध कौन से युग से है?
कार्बोनीफेरस युग से है। कार्बोनीफेरस युग से है। बाप बोल्डर, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। जोधपुर और फलोदी के लिए कोई भी युग पूछे तो कार्बोनीफेरस, और जैसलमेर के लिए कोई भी युग पूछे तो जय यानी जैसलमेर और जय यानी जुरेसिक। हो रहे हैं क्वेश्चन सोलो? अब हो रहे हैं। ट्वेल्थ फेल मूवी देखी है क्या? ट्वेल्थ फेल मूवी नहीं देखी? आज ही जाके देखना। आपने भी नहीं देखी सिमरन? क्या बात, क्या था उसमें? कैसे बना वो आईपीएस? इतनी अच्छी मूवी है, आपने देखी नहीं? क्या बात है। मनोज शर्मा जी हैं उसमें, आईपीएस। वो आईपीएस बनने से पहले आटा पीसने की चक्की से लेके कहां कहां काम किए, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखी। और उनके जीवन में उनकी पत्नी का भी सहयोग रहा, यानी कि उन्होंने तैयारी करने के दौरान गर्लफ्रेंड चूज की, वो भी आगे जाके आईपीएस बनी, श्रद्धा। मूवी को देखना, अच्छी मूवी है। क्या कोई बता सकता है मनोज शर्मा, छोड़िए सिमरन, मनोज शर्मा भारत में कहां से बिलोंग करते हैं? नहीं पता सर, हमें बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि हम कोई ऐसी मूवी आती है तो उसको देखना पसंद ही नहीं करते, और कोई अभी कह दे कि ऐसी मूवी आई है तो उसको देखेंगे। है? सही आ रहा है? उसको देखेंगे। ये कौन सी नदी है? चंबल। चंबल नदी के मार्ग में अवनाली का मृदा अपर्दन को क्या कहते हैं? बोलो। बीहड़ या डांग भूमि। कौन सा जिला डांग की रानी है? करौली। बीहड़ के जंगल हैं इधर, डाकू रहता है जगन गुजर इन जंगलों में। हाँ, धौलपुर। बीहड़ के जंगल चंबल नदी के मार्ग में हैं। एमपी में भी हैं। एमपी के मुरैना जिले से वो बिलोंग करते थे। बीहड़ के जंगलों से उठा वो आदमी मनोज शर्मा, और आगे चल के आईपीएस आईएएस बना। क्या थी उसकी छोटी सी कहानी, मैं बता देता हूं उस मूवी की, फिर जाके देखना। आज ही देखना कि कैसे उस व्यक्ति ने संघर्ष किया और किन किन विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए वो आगे चल के आईपीएस बना। जिस व्यक्ति ने मूवी भी बनाई है। साथियों, जिस स्कूल में पढ़ता था वो जंगलों में स्कूल थी, और हर बार उस स्कूल में विधायक साहब का स्कूल था, वो चीटिंग होती थी और बच्चे टीप कर पास होते थे। सबकी अच्छी परसेंटेज बनती थी, सब पास होते थे। चीटिंग करते थे, चीटिंग करवाते थे अध्यापक, और सब अच्छे डिवीजन से पास होते थे हर साल, ऑल कैंडिडेट। स्कूल अच्छा चलता था, क्योंकि लोगों को मतलब नहीं है, परसेंटेज से मतलब है। ठीक है, आज कोई स्कूल टिपाने लग जाए तो वहां ज्यादा भगेंगे लोग। स्कूल अच्छा चलता था, लेकिन उस एरिया में एक ईमानदार ऑफिसर डीवाईएसपी का ट्रांसफर हो गया, और उसको सूचना दी गई कि इस स्कूल में चीटिंग करवाई जाती है हर साल। वो स्कूल की जांच के लिए पहुंचे तो स्कूल में चीटिंग चल रही थी। उन्होंने जाके कहा कि रुक जाइए, चीटिंग मत करवाइए। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ये विधायक साहब का स्कूल है, सर
आप तो आ जाइए, ऑफिस में बैठते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं। बोला नहीं, कोई नाश्ता पानी नहीं करेंगे। आजकल नाश्ता पानी में ज्यादा खुश हो जाते हैं तुम्हारे जैसे ऑफिसर हैं कि बढ़ने दो, टीप रहे तो टीपने दो, अपने तो नाश्ता समोसा कचौरी खा के चलो। हम्म? बीच में ऊपर से हो सकता है थोड़ी सी और दे दे, ज्यादा रिश्वत ऐसे दे दे। बोला आ जाइए, बोला ऑफिस में बढ़ते हैं। वो ऑफिसर नहीं, बोला मना कर दिया, मैं तो यहाँ ही बैठूंगा और चिटिंग नहीं होने दूंगा। वहीं बैठ गया टेबल डाल के, चिटिंग नहीं करने दिया। चिटिंग नहीं करने दिया तो उस साल पूरा स्कूल फेल हो गया, जिनमें से एक मनोज शर्मा भी फेल हो गया। फेल हो गया, सारा फेल हो गया स्कूल। आसपास में चर्चा कि एक ईमानदार ऑफिसर आया था, चिटिंग करवाया जाता था यहाँ पे। दुर्भाग्य से अगले साल उस ऑफिसर का वहां से ट्रांसफर हो गया, उस एरिया से। फिर स्कूल में तो वही सिस्टम, वही चिटिंग। अगले साल पूरा स्कूल चिटिंग किया, टीपा, लेकिन मनोज शर्मा उस ऑफिसर से इंप्रेस हो गया और वो सब विवेक से ही चिटिंग नहीं किया, टीपा नहीं। वो घर से मेहनत करके आया जितनी उससे मेहनत हुई, और ईमानदारी से पेपर दिया। सारा स्कूल फर्स्ट डिवीजन और मनोज शर्मा थर्ड डिवीजन आया। और वो थर्ड डिवीजन वाला व्यक्ति उस ऑफिसर से इतना इंप्रेस हो गया था उस दिन कि ईमानदारी या मेहनत से किया गया कार्य व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। उस दिन उन्होंने ठाना था, और उस दिन के बाद वो आईपीएस बने, आईएएस बने। उनके जीवन में उनकी अर्धांगिनी का भी सहयोग रहा, जो उन्होंने पढ़ने के दौरान ही बनाई, श्रद्धा। श्रद्धा, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बनते हैं वो बताइए। वो श्रद्धा उस समय उसका पढ़ने में सहयोग की, और वो व्यक्ति आगे चल के आईपीएस आईएएस बना। उसने अपनी आत्मकथा लिखी एक पुस्तक में, और मूवी बनाई 12th फेल मूवी। यानी कि पहली बार वो फेल हुआ था, दूसरी बार ईमानदारी से पास हुआ थर्ड डिवीजन से, और वो आईपीएस बना। वो है मनोज शर्मा। तो साथियों, बीहड़ के जंगल, यहाँ डाकू जगन गुजर और फूलन देवी रहती है। बीहड़ चंबल नदी के मार्ग में है, और इसका है हटा दिया जाए तो बीड़ पश्चिमी राजस्थान में या पर्टिकुलर शेखावाटी क्षेत्र में भी कह सकता है, क्योंकि शेखावाटी भी तो पश्चिमी राजस्थान में ही पड़ गया। पश्चिमी राजस्थान में घास के बड़े बड़े चारागाहों को बीड़ कहते हैं। लिखिए, बीहड़ एंड बीड़, पता चल गया? ठीक है, आज ही जाके देखना मूवी को, फिर पता चलेगा बीहड़ क्या होता है। अभी तो बीड़ लिखना है, या तो पश्चिमी राजस्थान कह दे या शेखावाटी क्षेत्र कह दे। शेखावाटी क्षेत्र में घास के बड़े बड़े चारागाहों को क्या कहते हैं? बीड़। और बीहड़ किस नदी के मार्ग में है? चंबल। बीहड़ या डांग चंबल नदी के मार्ग में उत्खाती भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि। हर बार क्वेश्चन आता है, थर्ड ग्रेड रीट में आया था 2017 में, सबसे ज्यादा उत्खाती भूमि कौन सा जिला डांग की रानी है? रीट का क्वेश्चन है। डांग का राजा कौन है? धौलपुर। द किंग ऑफ डांग, डांग का राजा। 12th फेल मूवी नहीं देखे तुम? कहां रह रहे हो तुम? हैं? लग ही नहीं रहा प्रकृति में रह रहे हो। उस मूवी तो सबने देखा था उस मूवी को। तो सैयारा तो देख ली होगी, ये भी नहीं देखी? तो देखनी चाहिए थी, अच्छी मूवी थी ये, तो तुम्हारे लायक थी।
लीलोण, तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था। और लीलोण क्या है? सेवण घास जैसलमेर जिले में ज्यादा पाई जाती है। सेवण घास को जैसलमेर में तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन है। सेवण घास को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में लीलोण कहते हैं। स्थानीय भाषा में लीलोण कहते हैं। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। बहुत मजा आएगा पढ़ने में तुम्हें, बशर्ते तुम याद जाके करोगे तो। अगली शब्दावली। अभी मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं ये भी पूछा है। रेत का आगे बढ़ना। फौजियों को मार्च पास्ट करवाते हैं। रेत का या मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का मार्च कहलाता है। जयन में पूछा कि मरुस्थलीकरण किस दिशा में हो रहा है। मरुस्थल के मार्च हेतु नाचना गांव फेमस है। किस जिले में है नाचना गांव? जैसलमेर। नाचना गांव प्रसिद्ध है। मरुस्थल के मार्च हेतु नाचना गांव प्रसिद्ध है। कहां पे है नाचना? जैसलमेर। जैसलमेर आंसर होगा। बोलो मरुस्थलीकरण की दिशा। मरुस्थल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? पश्चिम से पूर्व। मरुस्थलीकरण की दिशा पश्चिम से पूर्व। कर्क रेखा से ऊपर वाला भारत उत्तरी भारत। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। उत्तरी भारत भी कह सकता है, या राजस्थान से पंजाब, सॉरी राजस्थान से दिल्ली व बिहार होती हुई गर्मी के दिनों में चलने वाली ग्रीष्म अत्यंत कष्टकारी गर्म पवने हैं। पश्चिमी राजस्थान से चलकर
दिल्ली व बिहार तक, दिल्ली व बिहार तक, यानी कि उत्तरी भारत, दिल्ली व बिहार तक समर सीजन में चलने वाली समर सीजन में चलने वाली अत्यंत कष्टकारी गर्म पवने हैं। लू, लू की भी दिशा पूछा है 4th ग्रेड में। लू की भी दिशा पूछी है, वही पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। बबूलिया, धूल का बवंडर, ये राजस्थान की शब्दावलियां हैं, ये राजस्थान है भाई। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? शब्दावली कंप्लीट हो गई, एक शब्दावली और लिख सकते हैं आप। बबूलिया, दो शब्दावली और लिखेंगे। बबूलिया, धूल का बवंडर, ये शब्दावली और लिख दो। चक्रवात का छोटा रूप, अभी रेगिस्तान का जल महल क्या है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल नहीं पता? एलडीसी में पूछा था 2018 में। बट्टाडू का कुआं कहाँ है? बट्टाडू का कुआं बाड़मेर। एलडीसी 2018 में आया था क्वेश्चन। रेगिस्तान का जल महल, बट्टाडू का कुआं, चंदन नलकूप क्या है? चंदन नलकूप थार का गढ़ा कहलाता है। थार का गढ़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को। चंदन नलकूप किस जिले में है? जैसलमेर में है। जैसलमेर में कहाँ स्थित है? लाठी सीरीज श्रृंखला में। लाठी सीरीज श्रृंखला में। पेन को छोड़ो, 5 मिनट तक पेन को छोड़ो। ऋग्वेद काल में हाँ भाई ध्यान से सुनो,
सबका गलत हुआ है, तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। छोड़ दो पेन को। पुलिस 2018 और उसके बाद भी कई बार आया। ये राजस्थान है भाई, छोड़ दिए। ये लीजिए, क्लियर। यहां एक नदी बहती है घग्गर, गंगानगर और हनुमानगढ़ से। इस घग्गर के स्थान पे ऋग्वेद काल में इधर से एक नदी बहती थी, सरस्वती। सरस्वती। आजकल सरस्वती विलुप्त हो गई। जल्दी बोलिए, सरस्वती का स्थान किसने ले लिया? घग्गर ने। ऊंची आवाज में बोलो, सरस्वती का स्थान किसने ले लिया? सरस्वती को द्वस्वती नदी भी कहा जाता है। यहां सरस्वती नदी के मार्ग में मोहनगढ़ से पोखरण, ये जगह है पोखरण, और ये है मोहनगढ़। 60 किलोमीटर लंबी मीठे जल की पट्टी है। याद रखना, ये मीठे जल की पट्टी है। और इस जल पट्टी में सेवण घास उगी है, सबसे पौष्टिक घास है। क्वेश्चन पूछेगा, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। उत्तर होगा भूगर्भिक मीठे जल की। कभी आप सेवण घास की कर दो। ये जल पट्टी है, और इस जल पट्टी में क्या उगी है? सेवण घास उगी है। ये लो जल पट्टी। इस जल पट्टी में ही एक चंदन नलकूप है। कौन सा नलकूप है भाई? चंदन नलकूप है, जिसे थार का गड़ा कहते हैं। पिछले कुछ महीने आपने देखा था क्या अखबार में कि जैसलमेर में ऑटोमेटिक पानी आ रहा है रेत में? वो इसी नदी का। बोलिए, चंदन नलकूप किस नदी का प्रमाण है? गूंगे हो क्या? बोलो तो सही फिर। द्वस्वती। और द्वस्वती किसे कहते थे? सरस्वती को। कौन सी घास उगी है ये? सबसे पौष्टिक घास है। बोलिए, ये मीठे जल की क्या है? पट्टी। सेवण घास की पट्टी मत कर देना। क्वेश्चन है एग्जामिनर का, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। लोगों ने कर दिया सेवण घास की। अरे घास बिना पानी उगेगी क्या? कमाल कर रहे हो। सेवण घास तो जल होने के बाद उगी है, तो वो भूगर्भिक जल की पट्टी है। बोलिए एक साथ, बोलिए, चंदन नलकूप किस जिले में है? कौन सी श्रृंखला में है? बोलो ऊंची आवाज में। लाठी सीरीज श्रृंखला की चट्टानें कौन से काल की हैं? जुरेसिक काल की। मैंने बोला था ना, जैसलमेर के लिए कोई भी काल पूछे तो जुरेसिक, और फलोदी और उसके लिए कोई भी काल पूछे कार्बोनिफेरस। पेन को छोड़ो। चंदन नलकूप लाठी सीरीज श्रृंखला में है। बोलिए भाई, लाठी सीरीज श्रृंखला में, लाठी सीरीज श्रृंखला में मोहनगढ़ से पोखरण के बीच 60 किलोमीटर लंबी व 60 मीटर चौड़ी, मीटर चौड़ी क्या फैली है? मीठे जल की, मीठे या ताजे जल की क्या है? अंडरग्राउंड पट्टी है, भूगर्भिक पट्टी है, फैली है। और इस पट्टी में कौन सी घास उगी है?
सेवण घास उगी है। बोलिए चंदन नलकूप किस नदी का प्रमाण है? सरस्वती। बोलिए चंदन नलकूप किस नदी का प्रमाण है? सरस्वती को क्या कहते हैं? सरस्वती। ये लिखो और वो बनाओ। फिर सैंड ड्यून पढ़ेंगे। मरुस्थल में पाए जाने वाले सैंड ड्यून पवनों के समानांतर कौन से बनते हैं? अनुदैर्ध्य। हाँ भाई, पुलिस 2018 के अलावा कई बार का क्वेश्चन है कि मोहनगढ़ से पोखरण के बीच फैली पट्टी है। बोलो उत्तर क्या होगा? भूगर्भिक जल की पट्टी। डायग्राम भी बनाना है। सैंड ड्यून जैसलमेर में क्या कहा जाता है? लिलोण। सबसे पौष्टिक घास है ये। पुलिस का क्वेश्चन है, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है मीठे जल की। फोटो खींचो, घर जाके बनाना। यहाँ नहीं सिमरन, बहुत कुछ पढ़ाना है। हेडिंग लगाओ। मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू का स्तूप। सैंड ड्यून। मरुस्थल में
पाए जाने वाले सैंड ड्यून, बालू का स्तूप। मरुस्थल में पाए जाने वाले सैंड ड्यून। अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, ध्यान दो भाई, छोड़ो पेन को। 3 बालू का स्तूपों को अंतर करके पढ़ा रहे हैं, वो तो याद हो ही जाने चाहिए। सैंड ड्यून, ऐसे बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूप जो पवनों के पैरेलल बनते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य कहा जाता है। दै धनुष वाला है ये, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्य, अनुदैर्ध्य। ये पवनों के समानांतर बनते हैं, पवना अनुवर्ती भी कहते हैं इनको, या रेखीय भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। दूसरे होते हैं अनुप्रस्थ, पवनों के समकोण पे बनते हैं, अनुप्रस्थ सैंड ड्यून। और तीसरे हैं बरखान। ध्यान दो भाई, तीनों को अंतर करके पढ़ेंगे ताकि याद हो जाए। बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, अनुदैर्य, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ऐसे पवन बह रही है तो ये पवनों के पैरेलल बनेंगे, ये पवनों के समानांतर बनते हैं। ध्यान दो भाई, पवनों के समानांतर बनते हैं, पैरेलल बनते हैं। छोड़ो पेन को। और ये ऐसे पवन बह रही है तो समकोण पे बनेंगे, काट लगाते हुए ऐसे बनेंगे। ये पवनों के समकोण पे बनते हैं। जल्दी आंसर आना चाहिए साइंस के विद्यार्थी हो। समानांतर का मतलब कितने डिग्री पे बनेंगे? 180। और समकोण का मतलब कितने डिग्री पे बनेंगे? 90 डिग्री। पहली बात तो यह क्लियर। दूसरी, ये लंबे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, गहरे व स्थिर होते हैं। मरुस्थल में इनको दोहरे या दरियन कहा जाता है। रेत के दोहरे लंबे लंबे होते हैं, गहरे होते हैं, स्थिर होते हैं, और इनको शीफ भी कहते हैं। शीफ है ये, शीप भी कहते हैं। वीडियो का क्वेश्चन है, कौन बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? शीफ है, अनुप्रस्थ है, बरखान है, बालसन नहीं है। बालसन अस्थायी झील है, शीफ भी कहते हैं। क्लियर? हाँ भाई, ये बरखान अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। इनकी शेप, ध्यान दो भाई, सेमी लूनर, अर्धचंद्राकार या अंडाकार भी कह सकता है। इंग्लिश में सेमी लूनर बोलेंगे, ठीक है? तो बोलो, ये ऐसे बने थे तो धीरे धीरे ऐसे बने होंगे, ये फिर ऐसे बने होंगे ये, तो बोलो इन्हीं का परिवर्तित रूप है ये। अनुप्रस्थ का परिवर्तित रूप क्या है? बरखान। अरे धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज हुई है कि नहीं? बरखान अनुप्रस्थ का मैंने बताया तो है, फिर क्या बताया है मैंने? फर्स्ट ग्रेड तक के क्वेश्चन बता दिया।
अनुप्रस्थ का परिवर्तित रूप है। वो स्थिर होते हैं, ये गतिशील और विनाशकारी है। ये सर्वाधिक गतिशील है, गतिशील व विनाशकारी है। ध्यान दो भाई, अर्धचंद्राकार आकृति के हैं, ये मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। मरुस्थलीकरण ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा गतिशील है। पश्चिमी राजस्थान से ज्यादा ये सबसे ज्यादा जैसलमेर में, ये जोधपुर में, ये चूरू के भालेरी में मिलेंगे। ऐसे ही बढ़ जाओ, ये सर्वाधिक जोधपुर में मिलेंगे, सॉरी जैसलमेर में, ये सर्वाधिक जैसलमेर में है। सीफ भी बोला जाता है इनको। जल्दी बोलो, पवनों के पैरेलल कौन से बनते हैं? अनुदैर्ध्य। इनको क्या कहते हैं? सीफ। बोलो बरखान किन का परिवर्तित रूप है? अनुप्रस्थ का। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये सर्वाधिक नीले शहर में है, जोधपुर में। ये सर्वाधिक जोधपुर में है। बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना। और ये सर्वाधिक क्रम से, हाँ भाई, सर्वाधिक क्रम से कहाँ है? एक तो ये ज्यादा मिलेंगे सूरतगढ़ में। कहाँ ज्यादा मिलेंगे? सूरतगढ़ में। छोड़ो पेन को, नहीं मिलेंगे ये सूरतगढ़ में। ये सर्वाधिक मिलेंगे सबसे ज्यादा पालेरी गांव में। पालेरी गांव कहाँ है? चूरू। पालेरी को बालेरी भी दे सकता है। लूणकरण सर में भी मिलेंगे। और देशनोक है ना, कौन सी माता है देशनोक में? करणी माता। नहीं सुना क्या? चूहों की देवी है, सफेद चूहे, काबा। अगर आप करणी माता और लूणकरण सर में भी जाओगे तो भी यही मिलेंगे। सबसे ज्यादा बालेरी में मिलेंगे, बालेरी या पालेरी में मिलेंगे। बोलिए, अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप कौन से हैं? बरखान। एक साथ बोलो ऊंची आवाज में, बरखान। लिखो फटाफट। गतिशील का मतलब डायनेमिक। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसवर्स इसको। अभी इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए लिखना पड़ रहा है ये। लॉन्गिट्यूडनल। बोलो कौन से बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं? बरखान। वीडियो में तो यही क्वेश्चन आया था, उठा के देख लेना कि कौन बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। बरखान बालू का स्तूप
अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। इनकी सेफ होती है, इंग्लिश में सेमी लूनर बोलते हैं इनको। 90 डिग्री पे कौन से बनेंगे? ट्रांसवर्स। लिखो इसको। फिर तारा बालू का स्तूप है चौथा। इनको अंतर करके पढ़ना। सबसे ज्यादा गतिशील या डायनेमिक कौन से हैं? बरखान है। बाकी की चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घर जाके।